तो दोस्तों, मैं आपका अपना सूरज अवतार और फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके, जिस फिल्म का नाम है देवरा। तो आज हम बात करने जा रहे हैं देवरा फिल्म के नए तरीके से मेकिंग की और कुछ ऐसे नए फैक्ट्स की जो आप लोग नहीं जानते, और उसको मैं आपकी फिल्म की गहराई में जाके आपको बताने वाला हूं। अच्छा, तो अगर आपने हमारे चैनल द रियल स्कोप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो शुरू करते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिस फिल्म का नाम है देवरा। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है एक रॉ कॉन्फ्रेंस से, जहां पे बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग होते हैं जो एक मीटिंग कर रहे होते हैं कि इस देश के करप्शन को, इस देश में जो अत्याचार हो रहा है, जो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसके कारण हमारे देश को नुकसान हो रहा है। कुछ ऐसे लोग जो देश के अंदर घुस के इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जिससे कि एक आम जनता को सरवाइव करने में बहुत मुश्किल होती है। Oh my God! तो वहाँ कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी होते हैं जिनकी जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों के बीच में जाके देखें कि वहाँ पे किस तरीके की एक्टिविटी ये कौन से ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके बारे में रॉ तक बातें नहीं पहुँच पाती, और ये चुपचाप कुछ ऐसे नए कांड करके निकल जाते हैं। तो वहाँ से ये लोग कॉन्फ्रेंस करके निकलते हैं। रुको जरा, सब्र करो। एक गुंडे को पकड़ने के लिए, जो कि बहुत सारे जिसके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, इलीगल हथियारों के, वेपन्स के तस्करी के चार्जेस लगे होते हैं उसके ऊपर। तो वो वहाँ उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, वो पकड़ते हैं उसे, वहाँ उसकी डेथ हो जाती है, वो एनकाउंटर में मारा जाता है। तो वहाँ से एक नया भेद खुलता है। ये तो सिर्फ एक मोहरा था, इसके आगे और भी कई बड़े बड़े लोग इसके साथ शामिल हैं जो इस कांड को अंजाम देते हैं। तो जब वहाँ से निकलते हैं तो पता लगता है कि एक ऐसा ही ग्रोह चल रहा है जो बहुत बड़े लेवल पे हथियारों की तस्करियाँ कर रहा है, जो हमारे देश में इलीगल हथियार सप्लाई करते हैं और उनसे बेगुनाह इंसानों की जान ली जाती है, बेगुनाह लोगों को टॉर्चर किया जाता है, उनको लूटा जाता है और बहुत से ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं। इसकी अपील करते हैं तो ये बात ऊपर तक पहुंचती है। उनको बताया जाता है कि एक गांव है जहां पे ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ होती है। वहां से वो निकल के जब पहुंचते हैं, ये लोग तो सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ऐसे काम करते हैं, जो कि एक नॉर्मल लोग हुआ करते थे, जो सिर्फ एक गांव में अपना घर चलाने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने सरवाइव के लिए सिर्फ जीते थे, जिनका काम, जिनका पेशा सिर्फ समुद्र में जाके मछलियां पकड़ना था और उन मछलियों को लेके आके खाना और उनसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, बस इतना ही उनकी जिंदगी का मकसद था। तो वहां से उनको कुछ लोग जो पॉलिटिशियंस होते हैं या कुछ लोग जो टेररिस्ट होते हैं, उनके पास आते हैं और उनको लालच देते हैं कि तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें इन मच्छियों की कीमत से कई गुना रकम ज्यादा देंगे और तुम्हें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो वो लोग मासूम लोग होते हैं, उनको कुछ इतना पता नहीं होता, वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम लोग अपने परिवार के साथ रहें, हम लोग अच्छा खाएं, अच्छा पहने, सिर्फ इतनी उनकी सोच होती है और वो इससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो उसकी बात मान लेते हैं, इन लीगल लोगों की बात मान के वो उनके साथ चल पड़ते हैं और उनके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों की जानकारी लेके कुछ पुलिस वाले उस गांव में पहुंचते हैं जो लोग इन इलीगल हथियारों को सप्लाई करते थे, इलीगल हथियारों को निकाल के लाते थे। उन लोगों से मिलते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और जितने पैसे तुम्हें मिलते थे उससे कई ज्यादा रकम दूंगा मैं तुम्हें। पर वो लोग कहते हैं कि हम ये सब काम छोड़ चुके हैं, हम अब ये काम नहीं करते और अगर तुम्हें ये काम करना है तो ये काम हम तुम्हें करने भी नहीं देंगे। पर ये पुलिस वाले इस सोच में आए थे कि हम इनको मजबूर करेंगे और इनको इस काम के लिए मनाएंगे और फिर जब ये मान जाएंगे तो हम इन्हें गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। पर वो लोग मानते नहीं हैं। तो ये पुलिस वाले उन्हें धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जैसे ये धमकी सुनते हैं और वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो पुलिस वालों को मार के वहां से निकाल देते हैं। तभी वो कुछ दूर पहुंचते हैं और वहां पे उन्हें नदी के किनारे एक टापू के पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी मिलता है, जो बहुत समझदार आदमी, उस गांव का काफी पुराना आदमी और बड़ा आदमी होता है, जिसकी बात सारे गांव वाले सुनते हैं। तो वो कैरेक्टर
निभा रहे हैं प्रकाश राज, वो उनको समझाते हैं कि ये सब काम इन लोगों ने छोड़ दिया है और अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो आओ तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। वो उन्हें नाव में बैठा के समुद्र के बीच में लेके जाता है और वहां जाके उससे बात करता है। बात करते करते उनकी नजर उस पुलिस वाले के हीरे की अंगूठी पे पड़ती है और वो अंगूठी जैसे ही उस गांव का वो बुजुर्ग आदमी जो प्रकाश राज जिसका कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो जब उसको देखते हैं तो पुलिस वाला बोलता है क्या तुम्हें ये हीरे की अंगूठी चाहिए? पुलिस वाला ये सोचता है कि ये शायद इस अंगूठी का लालच कर रहा है, अगर मैं ये अंगूठी इसे दे दूंगा तो ये शायद मेरा काम करने को तैयार हो जाए, ये शायद उन लोगों को मना ले मेरे काम के लिए। तो पुलिस वाला उस अंगूठी को उसके हाथ में देता है और वो बूढ़ा उस अंगूठी को लेके उस समुद्र में फेंक देता है। तो क्या नाचो मैं? समुद्र में फेंकते ही पुलिस वाला एकदम गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने ये क्या किया? और पुलिस वाला समुद्र में छलांग लगा देता है और नीचे अपनी अंगूठी ढूंढने के लिए जब जाता है तो वो नीचे जाके देखता है कि बहुत सारी डेड बॉडीज पानी के अंदर उन्होंने पत्थर के जरिए बांध के फेंक रखी है। मतलब बहुत सारे लोगों को बांध के पानी में फेंका है जो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ हड्डी रह चुकी है, कंकाल रह चुकी है। और पुलिस वाला बहुत घबरा जाता है, बहुत डर जाता है और वो पानी से बाहर आता है और डरा हुआ पूछता है उस बूढ़े आदमी से कि ये जो मैंने देखा ये क्या है? वो बताता है ये वो लोग हैं जो इन इलीगल कामों को अंजाम देते थे, उनका ये अंजाम हुआ है। तो अगर तुम ये काम करना चाहते हो तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। इससे पहले तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो तुम यहां से लौट जाओ। वेरी डेंजरस। तो पुलिस वाला वहां से डर के निकल जाता है और बाहर आके फिर वो बूढ़ा आदमी बताता है कि ये सब किस तरीके से मारे गए हैं और इनका गुनाह क्या था। तो वो वहां से एक कहानी नई शुरू होती है जो उनके पिछड़े वक्त की कहानी होती है, जो पुराने वक्त में जो हुआ है, ये किस किस तरीके से ये लोगों को लूटते थे, पहले क्या थे और फिर क्या हुए और फिर इन लोगों ने ये काम क्यों छोड़ा। कहानी शुरू होती है गांव से जहां पे हंसता खेलता कई परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो सिर्फ उस वक्त मच्छियां पकड़ते थे, पर उस टाइम उनको कुछ लोग ऐसे आके मिले जो कहते थे कि हमारा यहाँ से एक शिप गुजरता है, तुम्हें सिर्फ वहां से हमारे कुछ कंटेनर्स लेके आने हैं, बस वहां के नेवी इंस्पेक्टर्स होते हैं उनसे तुम्हें बच के लेके आना है। तुम सिर्फ मेरा इतना सा काम कर दोगे, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आएगी और जितनी बार तुम ये काम करोगे उतना ही बढ़ा के तुम्हें मैं पैसा दूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो वो लोग इस काम के लिए निकल जाते हैं और वो लोग ये काम शुरू कर देते हैं। पहली बार जब ये लोग जाते हैं तो इस काम को अंजाम दे देते हैं, दूसरी बार जाते हैं फिर अंजाम दे देते हैं, तीसरी बार, चौथी बार। पर एक दिन ऐसा आता है जब ये लोग पकड़े जाते हैं। जैसी नेवी पुलिस इन्हें पकड़ लेती है वो इन्हें अपने शिप पे लेके जाती है और इन्हें घेर लेती है हथियारों से और इन्हें समझाती है कि जो काम तुम कर रहे हो इसकी वजह से कई मासूमों की जान जा चुकी है। तुम्हारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इस काम को अगर देखते तुम्हें करते हुए तो वो लोग तुम्हें खुद ही मार देते। वो इतने अच्छे लोग थे, इतने समझदार लोग थे, वो लोग कभी ऐसा काम नहीं करते। इन लोगों के दिमाग पे इन पुलिस वालों की बातों का कोई असर नहीं होता और ये लोग उसको इग्नोर करते हुए ये षड्यंत्र बनाते हैं कि हम इन पुलिस वालों को मार के अपना माल लेके यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वहाँ पे एक फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कई पुलिस वाले मारे जाते हैं। इन गांव वाले के लोग जो होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। तो जब ये माल लेके वहाँ वापस पहुँचते हैं उन लोगों के पास, उन स्मगलर्स के पास जो लोग इन इलीगल वेपन्स का धंधा करते हैं, जो लोग ये टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों के पास जब ये माल लेके पहुँचते हैं तो वहाँ पे कैरेक्टर स्टैब्लिश होता है जहाँ पे जो एक ईमानदार इंसान, ईमानदार आदमी जो कहते हैं गांव का रक्षक होता है, जो हमारा हीरो होता है, वो होता है जूनियर एनटीआर और उसका दोस्त सैफ अली खान, जो दोनों मिलके अपने एक गिरोह के साथ इस इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देते थे। वहां पे इन दोनों की बहस होती है। वहां पे ये पूछते हैं उन लोगों से कि इस कंटेनर के अंदर क्या है, तो वो बताते हैं कि कुछ भी हो, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल रहा है, तुम सिर्फ अपना काम से काम रखो। पर जूनियर एनटीआर अपनी जिद पे अड़ जाता है। जो एक देवरा का कैरेक्टर निभा रहा है, उस फिल्म का रियल हीरो है। ये समझ लो कि उस पूरी फिल्म की कहानी उस देवरा के कैरेक्टर के ऊपर चलती है। वाह क्या सीन है। तो वो वहां पे उन लोगों से बहस करता है, उन लोगों को बोलता है कि तुम ये जो कर रहे हो मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। पर वहां सैफ अली खान विलन का कैरेक्टर प्ले करते हुए वो उसे समझाते हैं कि तुम हमें नहीं रोक सकते, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे, पर हम ये काम करेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। पर देवरा यानी जूनियर एनटीआर अपनी जिद पे अड़ जाता है कि ये काम मैं नहीं करूंगा,
और कोई नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तो वहां पे इन दोनों की बहस होती है, इन दोनों की एक झड़प भी होती है। पर वहां इस सब के बाद देवरा सब पे भारी पड़ जाता है और वो उन कंटेनर को खाई में गिर देता है और खाई में गिरते ही कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है। ये सब देख के सब गुस्से में आ जाते हैं और देवरा के खिलाफ हो जाते हैं। वहां से देवरा अलग हो जाता है और जो सैफ अली खान है, जो भैरा का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो वहां उसके दुश्मन बन जाते हैं और बाकी सब लोग भी देवरा के दुश्मन बन जाते हैं। और वहां से एक नई इनकी स्टोरी शुरू होती है, एक नई कहानी इस मोड़ पे आ जाती है कि जो लोग इतने अच्छे दोस्त थे, जो लोग अपने आप को एक दूसरे का भाई मानते थे, दोस्त होके भी एक दूसरे का भाई मानते थे, वो आज अपने इतने बड़े दुश्मन हो चुके हैं एक दूसरे के कि वो एक दूसरे की जान लेने पे भी उतावले हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि किसकी जान जाए क्या हो, सिर्फ उन्हें अपना काम और अपने पैसे से मतलब होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? पर वहां कुछ ऐसा मोड़ आता है कि वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम ये सब मत करो, हमारे पूर्वजों ने बहुत इज्जत बनाई है, बहुत चीज़ें संभाल के रखी है, हमारा परिवार आज हम लोग जिंदा हैं तो हमारे पूर्वजों की ईमानदारी की वजह से। इस चीज़ में हम सुखी नहीं रह पाएंगे, हम लोग बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं और हम इसमें अपनी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देंगे। पर इन बातों का किसी पे भी कोई असर नहीं होता। जूनियर एनटीआर यानी देवरा सबको समझाता हुआ वहां से चला जाता है और बैठ के सोचने लगता है। सोचते सोचते उसे लगता है कि ये लोग पता नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। तभी एक कहानी का मोड़ आता है जहां की एक गांव का एक उनका दोस्त होता है, उनका साथी होता है, जो उनके साथ इस इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देता था। उसकी बहन जो कि अंधी होती है, वो सुसाइड करने चली जाती है क्योंकि अब इन लोगों ने ये वो काम छोड़ दिया था और देवरा ने किसी को ये काम करने नहीं दिया था। तो उन लोगों को इस चीज़ के कारण, इस काम के कारण उन लोगों को कोई इनकम नहीं होती। जो लड़की होती है उसके भाई को भी बहुत टेंशन हो जाती है क्योंकि उसकी बहन अंधी होती है और उसे उसकी शादी की टेंशन होती है। तो इस कारण वो लड़की सुसाइड करने पानी में जाती है। तभी वहाँ पे भैरा पहुंच जाता है, यानी सैफ अली खान वहां पहुंच के उस लड़की को बचा लेता है और बचा के गांव लेके आता है और उसके भाई को बोलता है कि तू टेंशन मत ले, कोई बड़ी बात नहीं है, शादी करनी है, मैं अपने भाई से तेरी बहन की शादी कराऊंगा, किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बस तू शादी की तैयारी कर। तो वो शादी की तैयारी में लग जाते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक सेकंड, ये बात देवरा को पता चलती है। देवरा भी बहुत खुश होता है क्योंकि देवरा भी उसकी बहन को अपनी बहन मानता है और उसका भाई देवरा को शादी का इनविटेशन देने जाता है और उसको बोलता है तुझे आना है, बाकी सब कुछ भी बोले, मैं तुझे बोल रहा हूँ तुझे आना है, तू सारी बातें भूल जा। तो देवरा शादी में पहुंचता है। पर इन लोगों ने तो कुछ और ही सोचा होता है। भैरा यानी सैफ अली खान के ग्रुप ने कुछ और सोचा होता है। इस शादी के दिन सोचा होता है कि हम देवरा यानी जूनियर एनटीआर को हम नशा कराएंगे। उसको वहाँ एक मटकी करके एक चीज़ होती है, गाँव में ताड़ी करके बोला जाता है, बिहार साइड पे ताड़ी बोला जाता है और हिमाचल साइड पे लुगड़ी बोला जाता है। ऐसा एक पदार्थ निकलता है पेट से जो नशीला होता है, वो पिला के उसे हम मार देंगे। तो इन लोगों का ये षड्यंत्र होता है कि हम देवरा को शादी में बुलाएंगे और शादी की रात ही उसे हम वहां मार देंगे और उसके बाद हम अपना काम, हम अपना इलीगल जो भी धंधा करते थे, हम वो दोबारा से शुरू कर देंगे। क्योंकि देवरा के रहते हुए ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते। देवरा इतना ताकतवर होता है कि वो अकेला 50 लोगों को मारने की ताकत रखता है। तो इसके कारण सब लोग उससे डरते थे और उसके डर के कारण उन लोगों ने ये काम भी बंद कर दिया था। पर सबके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि हम इस काम को कैसे करें, देवरा से कैसे छुप के हम जाएं और इस काम को दोबारा अंजाम दें और अपना पैसा दोबारा से कमाएं। पर ये सब देवरा के होते हुए नहीं हो सकता था। तो इसलिए ये सब लोग देवरा को मारने की प्लानिंग करते हैं और उस शादी की रात उस देवरा को नशा करा के उस लड़की के भाई के हाथों उसे बोलते हैं कि कुछ लोग दोबारा समुद्र में गए हैं उस कंटेनर को निकाल के लाने के लिए। और देवरा को जब ये बात पता लगती है, देवरा अकेला ही समुद्र में चला जाता है और वो वहां देखता है कि वहां कोई नहीं होता और वो नशे में होने के कारण वहीं पे लेट के थोड़ा सा आराम करता है। तभी कुछ लोगों की एक्टिविटीज होती है, कुछ लोग गांव से बाहर से बुलाए होते हैं उसे मारने के लिए और कुछ लोग गांव के जो सैफ अली खान के ग्रुप के लोग होते हैं वो सब लोग आके वहां पे उसे घेरते हैं। देवरा नशे में सो रहा होता है। उसको अचानक से लगता है कि कुछ है, पर वो इग्नोर करके फिर से सो जाता है। तभी एक जमीन से निकल के देवरा पे वार करने लगता है और वार करते हुए देवरा के मुंह पे पानी के कुछ छींटे पड़ते हैं जो उस आदमी के शरीर से गिरते हैं। तभी देवरा वहां से अपने आप को डिफेंस करता हुआ साइड में कूद जाता है
और वो बच जाता है और वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसे घेर के खड़े हैं जो उसे मारना चाहते हैं। तभी वहां पे एक लड़ाई स्टार्ट होती है, बहुत सारा खून खराबा होता है जिसमें कम से कम भी 50 से 60 लोग मारे जाते हैं देवरा के हाथों। और ये सब होते होते सुबह हो जाती है। कुछ लोगों को पता लगता है कि देवरा ने बहुत सारे लोगों को मार दिया है और सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं वहां समुद्र के किनारे और देखते हैं समुद्र का रंग खून से लाल हो चुका है। हालांकि ये बात देवरा ने एक दिन पहले अपने सपने में देखी थी कि उसे सपना आया कि समुद्र खून से लाल हो चुका है जो कि मेरे ही हाथों हुआ है, और वही सपना उसका हकीकत में बदल जाता है। और फिर देवरा वहां पे एक पत्थर पे खून से कुछ लिख के, जो उन लोगों के लिए एक वार्निंग होती है, वो लिख के हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और वो उन लोगों को बोल देता है अगर कोई दोबारा इस काम को करना चाहेगा तो मैं उसे मार दूंगा, तो दोबारा इस काम को करने की कोशिश ना करे, वरना वो मेरे हाथों मारा जाएगा, चाहे वो मेरा अपना हो या पराया हो, कोई भी हो। तो सब लोग इस बात से डर जाते हैं और वो लोग फिर उस काम को करने की सोच अपने दिमाग से निकाल देते हैं। तो वहां से एक देवरा का ऐसा खौफ बन जाता है कि जिसके कारण वो इलीगल एक्टिविटीज करने वाले लोग बहुत डरे होते हैं और वो दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करते। तभी इस कहानी को बहुत साल हो जाते हैं, ये सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती है और कुछ भी ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं होती दोबारा। उसका बेटा भी बड़ा हो चुका होता है, जो भैरा होता है सैफ अली खान, वो भी कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को उठा के लेके आता है और उन्हें पालता है और उन्हें इतना खतरनाक बनाता है कि वो दोबारा से उनके साथ जाके उस कंटेनर की लूटपाट कर सके, वो दोबारा से वो इलीगल एक्टिविटीज कर सके। पर सब लोग अभी भी डरे होते हैं और ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं करते। तभी देवरा का जो बेटा होता है वो उसका हमशक्ल जूनियर एनटीआर होता है और वो हमेशा एक ऐसा अपने आप को महसूस करता है कि मेरे अंदर मेरे बाप जैसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता, और वो कोशिश करता है ये जो कर रहे हैं लोग ये भी ऐसा कुछ ना करें। तो देवरा का जो बेटा होता है वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा होता है, उसकी अपनी एक नॉर्मल लाइफ होती है, उसकी माँ होती है, बहन होती है और वो अपनी इस लाइफ में खुश होता है। पर उसकी दादी अभी भी ये सोचती है, उसकी बीवी अभी भी ये सोचती है देवरा की कि देवरा वापस लौट के आएगा, पर सबको ये उम्मीद नहीं होती। उसकी माँ और उसकी बीवी देवरा की, वही ये सिर्फ सोचते हैं कि देवरा लौट के आएगा, जबकि उसके बेटे ने भी ये उम्मीद छोड़ी होती है कि उसका बाप अब लौट के आने वाला नहीं है, उसका बाप एक कायर है, उसे ऐसा लगने लगता है। तो सबको यही लगता है कि अब देवरा लौट के आने वाला नहीं है, तो उसके लिए वो सब फिर से तैयार हो जाते हैं। क्या होता है कि एक जो उनकी हथियारों की एक पूजा होती है, एक हथियारों का उनका एक लड़के एक दूसरे को मार के हथियार जीतने होते हैं और वो हथियार जो लेके जाएगा वही वहाँ का विजेता होगा, उसी की बात वहाँ सुनी जाएगी, उसी की वहाँ पे चलेगी। तो वहाँ पे ये सुन के देवरा का बेटा इस चीज़ों को इग्नोर करता है और वो इन चीज़ों को नहीं मानता। पर वहाँ एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत जो इस चीज़ को मानती है, उसका एक पोता होता है जो बहुत बीमार होता है और वो ये सोचती है कि अगर ये हथियार मेरे पास जीत के कोई ला के दे तो मेरा पोता ठीक हो जाएगा। तो देवरा इस बात को सोच के बहुत सोचने लगता है और वो सोचता है कि अब मैं इस हथियार को जीत के इनको दे देता हूँ, तभी इसका पोता शायद ठीक हो जाए। तो वो इस हथियार को जीतने के लिए उस हथियार की पूजा का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके लिए वो बात करने जाता है बड़े बुजुर्गों से और उनसे बात करता है और फिर वो हथियार की लड़ाई स्टार्ट होती है और वो उस लड़ाई में लोगों को नशा करा के वो हथियार का कॉन्सेप्ट जीत लेता है और वो हथियार लेके उन लोगों को दे देता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और वहाँ से खुशी के मारे जश्न मना रहे होते हैं कि देवरा के बेटे ने भी ये जीत लिया। पर सबको अगले दिन पता लगता है कि देवरा ने नशा कराया। अच्छा बात नहीं है। पर यह सब कुछ बीत चुका होता है और सब इस बात को भी भूल जाते हैं। तभी क्या होता है, तो इस बात को सुन के सैफ अली खान यानी भैरा बहुत गुस्से में आ जाता है और वो एक षड्यंत्र रचाता है कि हम अब देवरा की बेटी को हम छेड़ेंगे, जिसके कारण देवरा जरूर आएगा, वापिस आएगा और सबको लगने भी लगता है कि देवरा आया था। तो वो आता है देवरा और वहाँ उनको मारता है और वहाँ से भाग जाता है। भाग के वो जब अपनी माँ को मिलने जाता है तभी उसको कुछ लोग देख लेते हैं और वो उसके पीछे भागते हैं, पर वो वहाँ से बच के निकल जाता है। तो सबको फिर से यकीन हो जाता है कि देवरा अभी भी जिंदा है और वहाँ से फिर सैफ अली खान फिर सोच में पड़ जाता है, फिर टेंशन में आ जाता है और वो अपने लोगों को तैयार करता है कि अब हम देवरा को ढूंढ के मारेंगे। पर देवरा को ढूंढ के मारने के लिए हमें चालाक बनना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर होना है। तो वो उसके लिए सोचते हैं कि हम
अब लूटने जाएंगे तब देवरा वहां पे आएगा और हम साथ में देवरा के बेटे को भी लेके जाएंगे, क्योंकि अगर देवरा का बेटा हमारे साथ जाएगा, अगर हम मरेंगे तो देवरा का बेटा भी साथ में मरेगा। तो वो वहां से देवरा के बेटे को तैयार करते हैं और उसको अपने साथ लेके जाते हैं। पर देवरा का बेटा बहुत डरपोक होता है और वो ये सोचता है कि मैं जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, तो वो इस बात को लेके बहुत घबराया होता है। पर वो उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है और वो उनके साथ चला जाता है। वहां जब वो लूट मार के लिए पहुंचते हैं तभी उन्हें लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, जैसे कि उनको लगने लगता है कि देवरा यहाँ पे आ चुका है। पर वहां एक सस्पेंस खुलता है कि देवरा नहीं होता, उसका बेटा ही होता है जो देवरा का अंश होता है और वो देवरा जितना ही ताकतवर होता है और वो उन सब लोगों को मारता है। और जो किसी को ये यकीन नहीं होने देता कि वहां पे वो ये सब कर रहा है, सबको यही लगता है कि वो देवरा कर रहा है। और वो वहां से सबको मार के वापस लेके आता है और सबको बताता है कि देवरा वहां आया था और उन सब ने इसको मारा है। तभी वहां सब लोग इस बात को सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं। पर उसकी देवरा की माँ और उसकी बीवी बहुत खुश होती है और वो ये सोच के कि देवरा वापस आएगा, देवरा जिंदा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसकी माँ और उसकी बीवी प्रकाश राज यानी उस बूढ़े आदमी से जिद करने लगती है कि हमें देवरा से मिलना है, हमें बताओ देवरा कहाँ है, देवरा तुम्हें मिलता होगा। तो वो बूढ़ा आदमी उन्हें गुस्से में बोलता है कि देवरा मर चुका है और ये सब जो कर रहा है वो तुम्हारा बेटा है। और ये सुनते ही उसकी माँ और उसकी बीवी बहुत सोच में पड़ जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा बहुत डरपोक है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी वो प्रकाश राज यानी वो बूढ़ा आदमी उसे समझाता है कि इस राज को राज ही रहने दो, ये मैंने किसी को नहीं बताया, अगर ये बात पता लग जाएगी तो ये सब जो इलीगल धंधे थे ये फिर से शुरू हो जाएंगे और फिर काफ़ी लोगों की मौत होगी, कई घर उजड़ जाएंगे। तो इसलिए तुम इस राज को राज ही रहने दो। और यहाँ पे इस कहानी का एंड होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपका अपना सूरज अवतार, फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हमारे YouTube चैनल द रियल स्कोप पे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करें। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।